डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ। पेरियार साहब को नमन करते हुए ललई यादव से लेकर के जितने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले इस देश में पुरोधा महापुरुष हुए हैं, उन सबको नमन करते हुए आप सबको जय भीम, जय मंडल, जय बिरसा, जय जोहार, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, इस देश में अंतिम बार जाति जनगणना 1931 में अंग्रेजों के द्वारा कराया गया था। हम लोग को सोचना चाहिए कि जब हमारा देश गुलाम था, जब हम लोग दास्ता की जंजीर में जकड़े हुए थे, तब अंग्रेजों ने, जो हमारे दुश्मन थे, जो इस देश को गुलाम बनाए थे, जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने इस देश की जनता की भलाई के लिए, वो अलग बात है कि उनका काम था इस देश का शोषण करना, धन अर्जित करके अपने देश चले जाना, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने जातियों की जनगणना कराई थी। और 1931 की जो जातिवार जनगणना थी वो अंतिम जनगणना थी। उसके बाद इस देश में जातिवार जनगणना नहीं हुई है। और मान लीजिए 1931 में हम लोगों के दादाजी अकेले होंगे या हमारे परदादा जी अकेले होंगे। आज उनके शरीर से हम लोगों की संख्या, वजह से हमारे दादाजी अकेले थे, हमारे पिताजी 4 भाई हैं, उन 4 लोगों से हम लोग 25-30 आदमी हो गए हैं। तो पहले हम लोग संख्या में कम थे, लेकिन अब हमारी संख्या बढ़ गई है। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि वर्तमान में जो हिस्सा है, जो अधिकार है, वह 1931 के अनुसार मिल रहा है। यानी कि हमारे दादाजी को केवल अकेले एक आदमी को मिल रहा है, जबकि हमारी संख्या 25 हो गई है। 1931 की जनगणना के अनुसार 52% इस देश के पिछड़े वर्ग की आबादी थी। 1931 के बाद इस देश में जातिवार जनगणना न होने की वजह से जो ओबीसी वर्ग है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो इस देश का बहुसंख्यक वर्ग कहलाता है, किसान कमेरा वर्ग कहलाता है, उसका निश्चित ठोस आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। इसीलिए जब बीपी मंडल साहब मंडल कमीशन बना रहे थे, तो उनको ठोस आंकड़ा के लिए 1931 से काम चलाना पड़ा। सम्मानित साथियों, हमारी जो लड़ाई है वो जातिवार जनगणना कराने को लेकर है और मंडल कमीशन की जो 40 अनुशंसा है उसको लागू कराने को लेकर है। आखिर जातिवार जनगणना में ऐसी क्या चीज है जिसे भारत सरकार नहीं कराना चाहती है और हम लोग कराना चाहते हैं? हम लोग को क्या फायदा होने वाला है, क्या हानि होने वाली है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने के लिए अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम लोग पदयात्रा निकाले हुए हैं। ये दूसरी चरण की पदयात्रा है। प्रथम चरण की पदयात्रा हम लोग जयपुर से नई दिल्ली तक निकाले थे, जो 272 किलोमीटर हम लोगों ने पैदल चल के नियर अबाउट 1.5 लाख लोगों से डायरेक्ट हम लोगों ने संपर्क किया था और वहां लोगों को जागरूक किया था जातिवार जनगणना को लेकर के। साथियों, सोचने वाली बात है कि जब मंडल कमीशन की मात्र एक अनुशंसा जब लागू हुई थी, यानी 52% आबादी को केवल 27% आरक्षण मिला था, उसको दबाने के लिए या वो आरक्षण क्यों मिल गया ओबीसी को, इसके विरोध में जो सवर्ण समाज है उन लोगों ने आंदोलन किया था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक ऋषि गुप्ता नाम के लड़के को आग के हवाले कर दिया था और हल्ला किया था कि देखो हम लोगों ने आत्मदाह कर दिया ओबीसी को आरक्षण देने के खिलाफ में। तो साथियों, जो लोग हम लोगों को आरक्षण मिलने से इतना आंदोलित हो गए, तो हम लोग इतने संख्या में है, तो क्या हम लोग अपने अधिकार के लिए आंदोलन नहीं कर सकते हैं? जो अधिकार है वो मांगने से कभी नहीं मिलता है, उसको छीनना पड़ता है। आखिर कोई ऐसा वर्ग जो सदियों से हमारे ऊपर हुकूमत करता चला आया है, वो भला क्यों चाहेगा कि आप भी उस कुर्सी पर जा करके बैठ गए? वो तो अभी भी बरगलाते फिरता है कि देखो भाई, तुम राज्य में रहो, केंद्र में हम ही लोग ठीक है, और हम लोग उसके बरगलाने में आ जाते हैं, जबकि असली मजा केंद्र की सत्ता पाने में है। वहां से हम लोग डिसाइड करेंगे कि न्यायपालिका में कौन लोग रहेंगे, कार्यपालिका में कौन लोग रहेंगे, विधायिका में और मीडिया में कौन लोग रहेंगे। साथियों, हम लोगों की संख्या 52% 31 के अनुसार, तो 52 को हमारा जज होना चाहिए, 52 को एसपीडीएम कलेक्टर होना चाहिए। एक राजदूत का पद होता है जो एक देश का प्रतिनिधित्व दूसरे देश में करता है। उसे जो आईएएस में जो टॉपर होते हैं उनको राजदूत बनाया जाता है उनके प्रमोशन के आधार पे। तो भारत के अन्य देशों में कितने राजदूत हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं? कितने ओबीसी के लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए, एक भी नहीं आपको मिलेगा। एक के.आर. नारायणन थे जो दलित वर्ग से आते थे। साथियों, आप लोग बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे हम लोग को जानना होगा। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा के क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे बीच में विश्वा यादव जी हैं,
जो जेएनयू में अच्छा खासा इनका अनुभव रहा है और अभी वो पीजी के पास करने के बाद वो पीएचडी की तैयारी में लगे हुए हैं। उनका अच्छा खासा अनुभव है और मैं उनसे चाहूंगा, वो एमबी कॉलेज छात्र संघ प्रतिनिधि रह चुके हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप आए और अपनी बात को रखें जातिवार जनगणना को लेकर के। इसके फायदे क्या है, क्या मंडल कमीशन, इस सभी विषयों पर मैं चाहूंगा कि आप चर्चा करें। अरे बंद कर दीजिए मोबाइल चला दीजिए। सबसे पहले तो बिहार के बहुत सम्मानित गांव में से गिना जाता है चक्की। इसका बहुत नाम हम लोगों ने सुना था। हमारा गांव वैसे रोहतास में पड़ता है, लेकिन कर्म भूमि बक्सर रहा है और इसके बाद फिर हम लोग दिल्ली और फिर वहां से लड़ाई शुरू हुई है। तो हम आप चक्की के तमाम मेरे जो नौजवान साथी थे, बड़े भाई थे, गार्जियन, उन सबका बहुत बहुत शुभकामना, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि उन्होंने हमारा मान सम्मान और मनोबल बढ़ाया। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि विगत कई वर्षों से जाति जनगणना को लेकर के एक मांग उठ रही है और उसमें देश के तमाम जो बहुजन हितैषी लीडर हैं, जो ओबीसी के शुभचिंतक हैं, चाहे वो बहुत बड़े संगठन के संस्थापक हो, चाहे बहुत बड़े समाज सेवी हो या बहुत बड़े लीडर हो, उनमें से प्रमुख रूप से लालू जी, शरद जी, मुलायम जी, नीतीश कुमार, दक्षिण भारत में स्टालिन, ये तमाम जो लीडर थे या अभी भी यही लोग जो है जाति जनगणना को लेकर के काफी सीरियस हैं और मांग यही है कि भाई जाति की जनगणना भी कराई जाए। दरअसल ऐसा हो क्या रहा है, हमको यही जानना है, ऐसा क्यों? क्योंकि कई वर्षों से तो हर 10 साल पे जनगणना होती है, लेकिन उसमें जाति नहीं गिनती की जाती है। उसमें यह नहीं रखता है कि आप किस जाति से हैं, बाकी होता है आपके कितने घर में सदस्य हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने लोग नौकरी में हैं, कितने लोग सरकारी अन्य विभाग में हैं, कितने लोग नहीं है, कितने की कितनी कृषि है, यही सब गिनती होती है, जातियों की गिनती नहीं होती है। हम लोग का कहना है, तमाम लोगों का कहना है कि इस बार जब गिनती हो, जनगणना हो, तो उसमें जातियों की भी गिनती की जाए। बस एक कॉलम जोड़ देना है जाति और उसमें लिख देना है, जैसे कि आपके घर में आए तो पूछे कि फलाना फलाना सिंह क्या नाम है, फिर जाति उसके आगे रहेगा, जाति तो यादव, कुशवाहा, लोधी, बनिया, चमार, जो भी है कुशवाहा, सब उसको लिख देना है। इससे क्या होगा कि जब पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी पूरे भारत में, तो एक डाटा निकल के सामने आएगा। डाटा होगा कि भाई उसमें देखागा कि इतना संख्या यादवों की है, इतना संख्या कुशवाहा की है, इतना संख्या बनिया की, इतना नोनिया की है, चौधरी है, दीन है, मलाह है, गुण है, वैश्य है, वगैरह वगैरह। तो जब ऐसे मालूम चलेगा, और चूंकि यही जो बैकवर्ड जातियां हैं मिल करके बैकवर्ड आयोग का निर्माण हुआ था, मंडल कमीशन का गठन हुआ था। तो मंडल कमीशन चूंकि 80 के दशक से बना और 90 तक इसका रिपोर्ट लागू हुआ और उसी दौरान जो है 27% आरक्षण हम लोग को मिला। कब से मिल रहा है? 90 के बाद से, 92-93 से। संविधान बना कब? 49 में बनकर तैयार हो गया, देश 47 में आजाद हुआ और 50 से लागू हुआ। तो 50 से विगत कितना साल हो गया? लगभग माने कि 50-70 साल के अधिक। लेकिन हमको आरक्षण कब से मिल रहा है? 92-93 से मिल रहा है। तो अब आप सोचिए कि उतने पहले से संविधान बना है, जब देश आजाद हुआ तो हमारी स्थिति कैसी थी? हम तो बहुत पिछड़े थे, हमारे घर में खाने के लिए था कि नहीं था, तो मैंने रिपोर्ट के अनुसार सब मालूम चल जाएगा। लेकिन अब जब आरक्षण का बात चल रहा है तो हम लोग ये चाह रहे हैं, मंडल आर्मी सामाजिक न्याय मिशन के तहत हम लोग चाह रहे हैं कि जाति की जनगणना जब होगी तो उसमें ये मालूम चलेगा कि ओबीसी की संख्या कितनी है, और ओबीसी में से ये मालूम चलेगा कि उस ओबीसी में किस जाति की कितनी संख्या है। क्योंकि ओबीसी में 1931 में जो पहली बार जनगणना हुई थी अंग्रेजों के समय में, तो लगभग 3700 के आसपास जातियां थी, 3700 के आसपास जातियां थी ओबीसी में।
उसके अलावा 10 से 12% संख्या है सवर्ण वर्ग की, फॉरवर्ड क्लास की, बाकी एसी और एसटी लोग हैं। तो कहने का हमारा यही तात्पर्य है कि जब हमारी आबादी, पूरे ओबीसी की आबादी 31 के जनगणना के अनुसार 52% है, उसको रिजर्वेशन मिल रहा है 27%, वो भी केवल 2 ही टाइप के रिजर्वेशन मिल रहा है, 2, मात्र 2। जब बीपी मंडल, जो बीपी मंडल आयोग बना, उसमें 40 गो अनुशंसा था, 40, एक तो नहीं 40। उसमें था ये कि भाई जो ओबीसी के लड़के हैं उनके लिए अलग छात्रावास बनाया जाए, लड़कियों के लिए अलग छात्रावास हो, फ्री में भोजन दिया जाए, उसके लिए अलग स्कूल का व्यवस्था हो, उसके लिए हॉस्टल का व्यवस्था हो, लाइब्रेरी का व्यवस्था हो। जब वो परीक्षा दे, कंपटीशन की क्लास, कंपटीशन का एग्जाम दे, उसमें उसको विशेष छूट दिया जाए, ताकि उसकी भागीदारी शासन, प्रशासन, नौकरी, जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दरोगा, एसपी, डीएम, न्यायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, हर जगह उसकी भागीदारी बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा हुआ भी नहीं अभी तक। तो हमारी यही मांग है कि जब जनगणना हो जाएगी तो एकदम क्लियर जो है हमारे सामने एक पारदर्शी रिपोर्ट शीशे की तरह चमक जाएगा, यादव इतना, बनिया इतना, कुशवाहा इतना। और जब हम जान जाएंगे कि हमारी भागीदारी आबादी इतनी है, हम कहेंगे सुनो, जो 500 सीट निकालते हो दरोगा की ना, उसमें से 52% आबादी तो ओबीसी की है, 31 को मान लो, 31 को मान लो, तो 52% तो ओबीसी के लिए रिजर्व होना चाहिए ना, 52% आबादी है तो। अब उस 52% में जितनी जितनी संख्या होगी उसको उतना सीट मिलेगा। 500 अगर निकलता है तो 52% माने कि लगभग 250 सीट हमारा ओबीसी का हो गया। उस ओबीसी में जिसकी जितनी संख्या होगी, मान लीजिए कुशवाहा की 20% है, तो उसमें से कुशवाहा को 20% सीट रिजर्व करना चाहिए। 250 का 20% निकाल लीजिए आप। ये तरीका है और इस तरह से जो हमारी भागीदारी है हर जगह बढ़ेगी। और जब भागीदारी बढ़ेगी तो हमको आर्थिक रूप से संपन्नता आएगी, और जब हम आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे तो हमारे बीच जो सामाजिक गैर बराबरी है वो खत्म हो जाएगी, और पूर्णतः पूरे देश में समानता वाला जो समाज है वो स्थापित हो जाएगा। बेसिकली यही सब हमारा मुद्दा है, और यही सब मांगों को लेकर के हम लोग मंडल आर्मी के नेतृत्व में हमारे चीफ बैठे हुए हैं, अनिरुद्ध सिंह विद्रोही। एक बहुत बड़े जिम्मेवारी को समझते हुए इन्होंने समझा कि भाई सब तो चुपचाप बैठा हुआ, तमाम तरह के संगठन वर्क करते हैं पूरे देश में, लेकिन कोई अपनी जिम्मेवारी को उस तरह से नहीं निभा रहा है कि ताकि सरकार पर प्रेशर करे और इस चीज को लागू करवाए। अच्छा, आप सोचिए, लालू यादव रोज ट्वीट कर रहे हैं, रोज कह रहे हैं, आज नहीं बहुत पहले से कह रहे हैं कि जाति के निर्णय कराओ, केंद्र सरकार नहीं करा रही है। खाली उसमें कॉलम जोड़ देना है कि यादव चाहे बनिया कुशवाहा, इतना ही करना हो, कुछ नहीं करना, उसमें पैसा भी उतना ही लगेगा, लेकिन वो नहीं करा रही। तो नहीं, मान लीजिए जब आपको कहा था कि पानी में हिल जाओ, आज आप जानते हैं कि खाल नहीं है तो हम हिल जाएंगे, लेकिन जब तुमका पौड़े सबको मालूम है कि तो गाढ़ा है, चला डूब जाएंगे, पूरा डूब जाएंगे, हम भी जानते हैं कि तुम डूब जाओगे। यही बात है, यही षड्यंत्र चल रहा है। उसको मालूम है कि ये जान जाएगा ना तो हमारी कुर्सी जो है पिछवाड़े से खसक जाएगी, फिर हम दोबारा सत्ता में नहीं आने वाले हैं। मात्र 10% की जो आबादी है, जिसकी 10% आबादी है, वो 95% संसाधन पर कब्जा जमा के बैठा हुआ है। 95% धन, धरती, राजपाट, जंगल, जमीन, भूमि, नदी, तालाब, झरना। मंडल आयोग में सिफारिश था कि जो भी लोग ओबीसी चाहे पिछड़े लोग हैं जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, 1 किलोमीटर का जो एरिया है उसको केवल उसका अधिकार होगा, उस पर दूसरा अधिकार किसी का नहीं होगा। तो सोचिए कि इतने बड़े जो महानायक रहे बीपी मंडल, इतनी बड़ी सिफारिश लागू करके गए, लेकिन कोई रिपोर्ट लागू नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी, विफल रही। इंदिरा गांधी की सरकार बनी, रिपोर्ट पढ़ा रहा। 80 में जो राजीव गांधी की सरकार बनी, सभी रिपोर्ट पढ़ा रहा। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तभी रिपोर्ट नहीं लागू हुआ। जब जाकर के जनता दल यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, वो क्या था उनका नाम, देवगौड़ा, बीपी सिंह, उसके बाद देवगौड़ा सरकार बनी, तो प्राणवाला की जाति जनगणना पूरी तरह से होगा, लेकिन सरकार गिर गई। और जब फिर दोबारा बीजेपी सरकार आई तो वो रिपोर्ट 10 का 10 रह गया। तो आप लोग समझ गए होंगे हमारी मांग क्या है। हमारी अपील होगी आप तमाम सब हमारे सामने खड़े, हमें जो भी सुन रहे हैं हमारे दोस्त मित्र भाई, कि आप जो है इस चीज को समझिए और जितना संभव हो हमारा सहयोग करिए, आप करिए, यही हमारी अपील है। और आप ही के गांव के क्षेत्र के रहने वाले हैं सोनू जी, ये भी बहुत बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, दिल्ली से, राजस्थान से दिल्ली तक पद यात्रा कर चुके हैं। जीतू जी पूर्व जिला अध्यक्ष, अभी वर्तमान में भी हैं, बक्सर पे पूरे और लगे हुए हैं। ये यूपी से चल कर आए हैं मंडल आर्मी चीफ, और हम लोग तो रोहतास से बिलोंग करते हैं, लेकिन
बक्सर में रहना है तो सब लोग मिलकर के भाई जिम्मेवारी समझते हैं। तो यही सब बात है और यही सब बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग लगे हुए हैं। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार। जय मंगल, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय विश्वा जी। चूंकि चक्की की जो धरती है वो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है, भले वैचारिक रूप से उतनी प्रौढ़ता नहीं है, फिर भी राजनीतिक चेतना के लिए जानी जाती है। और इस धरती पर हमारे बीच मंडल आर्मी चीफ आदरणीय अनिरुद्ध सिंह विद्रोही जी हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, साथियों, चूंकि सब चाहते हैं कि क्रांति हो, सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो। कोई नहीं चाहता है, कोई आगे आके जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। तो साथियों, किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर हम लोग अपना जिंदगी और जवानी लगा रहे हैं तो आप लोग इस समय और जो भी जैसे भी आपको हो अपने समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो हमारे बीच में जिंदगी और जवानी लगाने वाले एक योद्धा के रूप में भले देखने में दुबले पतले हैं, लेकिन इनके हौसले को मैं सलाम करता हूं कि नीट का जो आंदोलन हुआ था, जिसमें हमारे समाज के लोग एमबीबीएस करके डॉक्टर बनते हैं, उसमें भारत सरकार ने 12,000 सीटों का नुकसान किया था ओबीसी का। लेकिन जब नीट का आंदोलन हुआ, नीट में सर्वप्रथम जिसने आंदोलन किया वो हमारे विद्रोही जी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये धरने पर बैठ गए। इनको पुलिस ने अरेस्ट करके 2 दिन तक जेल में रखा, लेकिन बाद में नौजवानों में उबाल आया, फिर वहां पे धरने प्रदर्शन हुए, तब जाके पुलिस इनको छोड़ी। और हम लोगों ने बक्सर में किया, पूरे देश में किया, स्टालिन ने तमिलनाडु से किया, तब जाकर सरकार को अपना कदम पीछे वापस लेना पड़ा और 12,000 हमारे ओबीसी के बच्चे एमबीबीएस डॉक्टर बने। देखिए होता क्या है, आजादी की लड़ाई भगत सिंह अकेले थे। 40 करोड़ आबादी थी, लेकिन 40 करोड़ तो क्रांतिकारी थे नहीं, उसमें से मात्र 1 लाख या 50,000 लोग लड़ाई लड़े होंगे। लेकिन लाभ सबको मिलता है। जब हमने बक्सर डीएम को हम खुद ज्ञापन देने गए थे तो बक्सर डीएम ने हमसे पूछा, अमन समीर, कि क्या आप एमबीबीएस की पढ़ाई करते हो, क्या आप नीट के स्टूडेंट हो? तो हमने उनको बोला कि क्या आप आजादी की लड़ाई लड़े थे? आज आप आजाद बनकर यहाँ डीएम बनकर बैठे हैं, क्या आप 1947 में थे? नहीं न थे, फिर भी आप आजाद हैं। तो उसी तरह हम भले एमबीबीएस के स्टूडेंट नहीं है, नीट के स्टूडेंट नहीं है, लेकिन हम लड़ रहे हैं तो हमारे समाज का कोई ना कोई बच्चा जरूर एमबीबीएस की पढ़ाई करता होगा, उसको लाभ होगा। इसीलिए ये नहीं देखना है वृक्ष जब फल देता है तो अपने लिए थोड़ी देता है, हम सबको अपने समाज के लिए बैक सपोर्ट करना है ताकि हमारे समाज के बच्चे आगे बढ़े। उसी के तत्वाधान में, उसी सोच के जो धनी व्यक्ति हैं हमारे अनिरुद्ध सिंह विद्रोही जी, मैं उनसे सादर गुजारिश करता हूं कि वो माइक को पकड़े और हम सबको संबोधित करें और विस्तार से जाति जनगणना के बारे में बताएं। आदरणीय अनिरुद्ध सिंह विद्रोही से मैं चाहता हूं कि एक बार थोड़ा ताली बजा दिया जाए ताकि हौसला हो जाए और हम लोग का मनोबल थोड़ा ऊंचा हो जाए। सर्वप्रथम यहाँ बैठे हुए हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, युवा साथी, सभी को मैं क्रांतिकारी जय भीम, जय मंगल, जय जोहार, जय फुले, जय विश्वा। साथियों, जैसा कि हमारे पूर्व के साथी विश्वा जी ने बताया और सोनू जी ने बताया जातिवार जनगणना पर, बहुत कुछ आपको क्लियर हुआ होगा कि आखिर क्यों हम लोग ये सब कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बताने से क्लियर हुआ होगा, आप लोग पहले से भी जान रहे होंगे, अनजान नहीं है। आज के दौर में हम सब शिक्षित हैं और इतना तो जानते हैं कि देश में चल क्या रहा है। कहीं न कहीं ये जरूर है कि हम जानबूझ के चुप बैठे हुए हैं या सोच रहे हैं कि आ जाएगा, मिल जाएगा तो ठीक है, हम काहे को लड़ें। कोई लड़ रहा है तो जब होगा तो सबके लिए हो जाएगा, हम घर बैठेंगे आराम से भागवत कथा करेंगे, है ना। कावड़ यात्रा होती तो अच्छा लगता, थोड़ा जय बोले बोलते चलते। इसमें क्या है, जय भीम चिल्लाना पड़ेगा, जातिवार जनगणना बोलना पड़ेगा, जय मंडल बोलना पड़ेगा, कर्पूरी ठाकुर का नाम लेना पड़ेगा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा का लेना पड़ेगा। वो लोग मर गए हैं, वो भगवान है, अमर हैं, देखा किसी ने नहीं है, निकल अमर है ना। तो अब क्या करेंगे, जाके उधर से शक्ति मिलेगी, उधर से सपना आएगा, रात को कोई मन्नत पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या, ये जो जगदेव प्रसाद कर्पूरी ठाकुर के नाम से नारा लगाने से कोई मन्नत थोड़ा ना पूरी होने वाली, भगवान थोड़ा ना पूरा, यही सोच लेते हैं ना। खैर कोई बात नहीं। देखिए ये जो लड़ाई है, ये जो आंदोलन है, और सबसे पहली बात जो है, आज हम लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर इस तरीके से,
और जो इस तरीके से जो हम जीवन जी रहे हैं, एक अच्छा स्वाभिमान पूर्वक जो जीवन जी रहे हैं, और जो नौकरियां मिली हैं, जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, जो हमारे पास गाड़ियां हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा मकान बना रहे हैं, कहीं भी रह ले रहे हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं ये पहले नहीं थी। आपको अच्छे से पता होगा, एक व्यवस्था, आज भी वो लोग उस व्यवस्था को पुनः कायम करना चाहते हैं। वही व्यवस्था जिसके खिलाफ लालू जी लड़े, शरद जी लड़े, रामविलास पासवान जी लड़े, तमाम नेता, कर्पूरी ठाकुर, जगदीश प्रसाद कुशवाहा, अम्बेडकर, बीपी मंडल, पेरियार, फुले, बचवन्ना, तमाम नेता जो उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का काम किए, तमाम महानायक जिन्होंने उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का काम किया, तब जाकर के जो हमें ये अधिकार मिले हैं, तब जाकर के जो हमारा स्वाभिमान थोड़ा सुरक्षित हुआ है, ये उनके संघर्ष, उनके आंदोलन का ही प्रोजेक्ट है। और ये हमारा सामाजिक दायित्व बनता है कि जो अधिकार, जो हक अधिकार हमें मिले हैं, जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है, जिसके बदौलत हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, या अपने बच्चों को एजुकेशन दे पा रहे हैं, अपने बच्चों को एक सुनहरा भविष्य दे पा रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए, उन महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए हम संघर्ष करने का काम करें। ये हमारा सामाजिक दायित्व है। ये आवश्यकता नहीं है कि कोई हमें आके बताएगा, हमें खुद समझना पड़ेगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। सरकार, जैसा बताया साथियों ने कि 1931 में अंतिम जनगणना हुई थी, 1941 में भी जनगणना की गई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के चलते आंकड़े डिस्टर्ब हो गए थे, जिस वजह से उसको ऑथेंटिक नहीं माना गया, ऑथराइज नहीं माना गया और उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसलिए 1931 की जो जनगणना थी उसी को सही माना गया। उसी के आधार पर आज तक भारत के अंदर जो भी नीतियां बनती हैं पिछड़ों के लिए, जो भी योजनाएं बनती हैं 1931 के आधार पर बनाई जाती हैं। 1931 में गुलाम भारत में ब्रिटिश हुकूमत ने जातियों की जनगणना कराने का काम किया था, तब हमारी आबादी निकल के आई थी उसके हिसाब से 52%। उसके बाद जब देश आजाद हुआ, सत्ता का ट्रांसफर हुआ, नेहरू की गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, तो नेहरू जी ने सबसे पहला काम किया, आते ही कैबिनेट में जाति जनगणना पर रोक लगा दी। तब से लेकर लगातार यही चलता रहा, आंदोलन चलते रहे, मांगे चलती रही जाति जनगणना के लिए, लेकिन केंद्र में आने वाली मनवादी, सामंतवादी सरकारों ने, फासीवादी सरकारों ने पिछड़ों, वंचितों, किसानों, कमेरों, हरवाओं, चरवाओं के हक हिस्सेदारी को लूटने के लिए लगातार उसको रोके रखा, लगातार गुमराह किए रखा देश को। उसके बाद जब एक ओबीसी का मुख्यमंत्री बनता है एच.डी. देवेगौड़ा, तो उन्होंने पहला काम किया कि ओबीसी की जातियों की जातिवार गिनती की जाएगी, ओबीसी की गिनती की जाएगी, जातियों की गणना होगी। लेकिन फिर उनके बाद जो गवर्नमेंट आती है वो इस फैसले को तत्काल पलट देती है। उसके बाद की जो गवर्नमेंट थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने आते ही पहले काम किया कि जातिवार जनगणना नहीं होगी, ओबीसी की गिनती नहीं की जाएगी, पहली कैबिनेट में। दूसरा काम किया कि पेंशन नहीं दी जाएगी, पुरानी पेंशन जो मिलती थी अटल बिहारी ने खत्म करने का काम किया। तो जब जब ये लोग, जब जब हमारे लोगों को मौका मिला, उन्होंने हमारे हित में कुछ करने को चाहा, इन्होंने षड्यंत्र किए, उनको सत्ता से बेदखल कर दिया और पुनः आकर के जो व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई, जो नियम उन्होंने बनाए, उनको ध्वस्त करने का काम किया, ताकि ये सदा ही हमारे हक और अधिकारों को लूटते रहें। जो इनका सदियों से षड्यंत्र चलता आया है, ये षड्यंत्र आज का नहीं, हजारों साल पुराना षड्यंत्र है, जिसके खिलाफ गौतम बुद्ध से लेके पेरियार, रामास्वामी नायकर, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, तमाम महापुरुष लड़े। और जब बीपी मंडल साहब 80 के दशक में मंडल आयोग के अध्यक्ष बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, जो आपके बिहार के मुख्यमंत्री थे, सांसद थे, मधेपुरा से थे, तो उन्होंने पूरे देश में भ्रमण करके ओबीसी की जातियों की स्थिति का पता लगाया। 1931 की जनगणना के आंकड़े जुटाए, राज्य सरकारों से राज्यवार जो आंकड़े थे उनको जुटाने का काम किया और उन आंकड़ों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसको मंडल कमीशन कहा जाता है, मंडल आयोग कहा जाता है, जिसमें 40 सिफारिशें दी गई। आज भी उसमें से सिर्फ 2 सिफारिशें लागू हुई। एक लागू हुई 1991-92 में, जब देशव्यापी आंदोलन हुआ, जब लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, तमाम नेता पिछड़े वर्ग के इस आंदोलन पे
उत्तर प्रदेश मंडल कमीशन को लागू किया जाए। वीपी सिंह की सरकार के द्वारा तब प्रथम सिफारिश लागू की गई थी, जिसकी घोषणा की गई थी, जो केंद्र की नौकरियों में 27% रिजर्वेशन का घोषणा थी। उसके बाद दूसरी सिफारिश 2006 में लागू होती है, जिसमें केंद्र के जो हाई एजुकेशन है उसमें 27% रिजर्वेशन का, लेकिन ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई। दोनों सिफारिशें आंशिक रूप से लागू किया गया। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 14% मिलता है, झारखंड में भी इसी तरह 15% मिलता है, राजस्थान में 21% मिलता है। तो आंशिक रूप से इसको लागू किया गया, पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। तो इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है पिछड़ों के साथ में, इतना बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है इस देश के बहुसंख्यक समाज के साथ में, लेकिन फिर भी हमारा जो समाज है इस षड्यंत्र को समझने का काम नहीं कर रहा, जागने का काम नहीं कर रहा। यदि जातिवार जनगणना होती है तो ये क्लियर हो जाएगा कि किस जाति की कितनी संख्या है। पता चल जाएगा कि बामण कितना है, भूमियार कितना है, लाला कितना है, राजपूत कितना है। पता चल जाएगा कि अहीर कितना है, कुर्मी कितना है, लूट कितना है, तेली कितना है, कुमार कितना है, निषाद कितना है, बिंदी कितना है, बार कितना है, अंसारी कितना है, दुनिया कितना है, नोनिया कितना है, चौहान कितना है। हर किसी की जाति का पता चल जाएगा और पता चल जाएगा कि किसको कितना हक मिलना चाहिए इस देश की व्यवस्था में, संसाधनों में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, नौकरियों में किसका कितना हक बनता है। इस देश की धन धरती है, जंगल और जमीन पर किसका कितना हक बनता है, किसको कितना मिला हुआ है। और वो कौन लोग हैं जो सदियों से, वो कौन लोग हैं जो सदियों से अल्पसंख्यक होते हुए बहुसंख्यक 90% आबादी का जो ओबीसी, एससी, एसटी, किसान, मजदूर का मेरा समाज है, उसके हक अधिकारों को लूटते आए हैं, खाते आए हैं और सदियों तक खाते रहना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं जो सदियों से बेईमान हैं और सदियों तक बेईमान बने रहना चाहते हैं। उसकी पोल खुल जाएगी, उसका राज पास हो जाएगा। जब आपको आपके अधिकार पता चलेंगे, जब आपको आपकी संख्या पता चलेगी, तब आप उसके लिए जब सड़कों पर उतरेंगे, आवाज उठाएंगे, तब आपको आपका अधिकार मिलेगा। तो इसके लिए लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और यदि इस बार 2021 में, हालांकि केंद्र सरकार ने, मोदी ने स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, तो जातियों की गिनती इस बार भी नहीं कराएंगे। तो इस बार अगर जातियों की गिनती नहीं होती है तो हमें जाति जनगणना में किसी तरह का सहयोग नहीं करना है। इसी को लेकर ये राष्ट्रीय साझा सहयोग आंदोलन मंडल आर्मी के बैनर तले चलाया जा रहा है। अगर जातियों को नहीं गिना जाएगा, जातियों की गणना नहीं तो जनगणना नहीं। 2021 की जनगणना प्रश्नावली में यदि जाति का कॉलम नहीं तो हमारे घर से जनगणना में कोई सहयोग नहीं। हमें जनगणना का बहिष्कार करना होगा। इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। किसान साल भर लगभग होने जा रहा है, धरने पर बैठा है, लेकिन ये जीत मक्कार मूर्ख धूर्त सरकार आज तक उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जनगणना तो 1-1.5 महीने में हो जाती है। हम कुछ लोग चल के वहां अगर दिल्ली बैठ जाते हैं धरने पे, पीछे से कर्मचारी आएगा, आंकड़ा लेके चला जाएगा, हम वहां बैठे रहेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब इसका यही विकल्प है, यही एक मार्ग है कि जब भी कोई कर्मचारी आता है तो उससे पूछिए, उससे बदतमीजी नहीं करिए, अपना ही कोई होगा, उससे पूछिए कि क्या इस जनगणना के फॉर्म में हमारी जाति को गिना जा रहा है, क्या इसमें जाति का कॉलम है। अगर वो कहता है नहीं, इसमें जाति को गिनने का आदेश नहीं है, इसमें जाति का कॉलम नहीं है, तो उससे बोलिए कि हम जनगणना में सहयोग नहीं करेंगे, हम जनगणना का बहिष्कार करते हैं, आप आगे जाइए। जाति का कॉलम बढ़ा देने से, एक कॉलम बढ़ा देने से किसी भी तरह का एक्स्ट्रा लोड, चाहे वो मैन पावर का हो, चाहे वो मनी पावर का हो, खर्चे का हो, एक्स्ट्रा लोड गवर्नमेंट पे नहीं आता है। वही व्यक्ति जो पूरा 41-42 कॉलम लिख के ले जाएगा, वही एक और जाति लिख लेगा। जो पूरा आपका डेटा लिखेगा वो एक जाति शब्द लिखने में उसको कितना समय लगेगा, कौन सा दूसरा व्यक्ति उसके लिए साथ में भेजना पड़ेगा कि बाकी सब एक ही आदमी लिखेगा, और जाति अगर जोड़ देंगे तो उसके लिए अलग से कर्मचारी एक और बढ़ाना पड़ेगा कि इसको अकेले जाति लिख के लाना है। कोई अलग तो खर्चा नहीं हो रहा, उसी खर्चे में सब हो रहा है, उतने में ही सब हो जा रहा है। लेकिन फिर भी ये जो धूर्त सरकार है, ये मनवादी, सामंतवादी, फासीवादी जो सरकारें हैं जो केंद्र की सत्ता में लगातार काबिज रही हैं, ये आपके हक अधिकार नहीं देना चाहती हैं और इसलिए लगातार जनगणना कराने से, जातिवार जनगणना कराने से मना करती आई हैं।
लगातार आपके मंडल कमीशन को लागू करने से मना करती आई हैं। लगातार ये ओबीसी को जो 27% मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन है उसको भी पूर्ण रूप से पूरे देश में इन्होंने लागू नहीं किया, उससे भी लगातार पीछे हटती आई हैं। मध्य प्रदेश में जब लागू करने की बारी आती है तो ये लोग उसको कोर्ट में फंसा देते हैं। कोर्ट में इनके दूसरे लोग बैठे हुए हैं, ये मिलकर षड्यंत्र करते हैं। तो इस व्यवस्था को बदलना है, इस सिस्टम को बदलना है, तो जातिवाद जनगणना के राष्ट्रीय साझा सहयोग आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाना होगा और इसके लिए आप सभी को सहयोग करना होगा, आंदोलन से जुड़ना होगा। हर घर से एक व्यक्ति आंदोलन से जुड़े, जो साथ कर सकता साथ चले, नहीं तो यही रह करके अपने आसपास अपनी पंचायत में लोगों को समझाने का काम करे। जो आर्थिक सहयोग कर सकता है वो आंदोलनकारियों को आर्थिक सहयोग करे और विशेष रूप से लोगों को जागरूक करने का सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें। जनगणना जातियों की गणना नहीं तो जनगणना नहीं, यही मूल उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद। पटवा में ना ले लो ये पटना बड़ा नुमा जाता ना